देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। जो देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन सभी कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट का 2 बाकी है, इलास्ट्रेशन 7, इलास्ट्रेशन 8, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1 से 6 तक कंप्लीट है। ठीक है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ बाकी है। 1 से 6 कंप्लीट है, अगर बाकी है तो मुझे बताना। ठीक है, मैंने भी चेक किया, 1 से 6 हम लोग का कंप्लीट है, 7 और 8 बाकी। पता नहीं मैंने क्यों 11 लिख दिया था लास्ट दिन। 11 तो हमारा कुछ इलास्ट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, इलास्ट्रेशन 7 और 8 ये 2 बाकी है, और इधर हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 10, 11, 12। तो इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एज फॉलोज। इक्विटी, लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल बोला है, नोट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, हम लोग इलास्ट्रेशन 7 जो हम लोग का बाकी है, जस्ट वही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 7 और 8। देखो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 10 लाख दिया है, इसका हम लोग को नोट्स बना हुआ है, तो नोट्स चेक करना पड़ेगा कि 10 लाख में क्या क्या टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है। रिजर्व सरप्लस यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, मतलब पीएल का नेगेटिव बैलेंस। देखो, और अगर पीएल ही नेगेटिव है तो वहां रिजर्व सरप्लस में पीएल के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो जनरल रिजर्व, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ रिजर्व तो क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पीएल दिखेगा, बाकी नोट बना हुआ है तो चेक करेंगे, वहां पर पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है उसमें भी नोट बना हुआ है, देखना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बाकी नीचे के दोनों में नोट्स बने हुए हैं। एसेट में, नॉन करंट एसेट में पीपी है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में 1 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ही है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। रिजर्व सरप्लस में देखो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर है। अदर करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, मतलब डिवेंचर जो लोन पब्लिक से कंपनी ने लिया था उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाया है। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट पेबल दिख रहा है। अब प्रॉफिट नहीं है इसीलिए नहीं दे पा रहा है। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, टैक्स का प्रोविजंस दिया हुआ है 24,000, तो ये हम लोग का शॉर्ट टर्म क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी करेंट लाइबिलिटी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीन है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर बोल रहे इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वाज पास्ड। तो इनको अपना कंपनी का जो सिचुएशन है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो कुछ ये रिजोल्यूशंस नीचे जो है लिया गया है। एंड सैंक्शन वेयर ऑब्टेन फ्रॉम एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, और एक्चुअली ये करने के लिए जो भी अथॉरिटी से परमिशन लेना चाहिए वो सारे परमिशंस मिल चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये नीचे कुछ डिसाइड हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द अबव एंड रिजल्टेंट बैलेंस शीट, और हम लोग को बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पर, ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। हम लोग एक एक करके एंट्री देख के करते जाते हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा पढ़ने पे टाइम लगेगा, फिर से उसको ये करना। एग्जाम में तुम लोग पूरा पढ़ के ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें हैबिट हो गया है, तो एग्जाम में पूरा पढ़ के करना ही ज्यादा सेफ होता है। अभी हम एक एक करके कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्री इलास्ट्रेशन 7। Illustration 7, journal entry in the books of in the books of कंपनी का नाम है रिवाइज लिमिटेड, रिवाइज लिमिटेड। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट बोला गया है यहाँ पर पहला स्कीम में
ईच शेयर इज सब डिवाइडेड, यहाँ पर शेयर को सब डिवाइडेड मतलब वो जो मैंने बोला था छुट्टा करवाना, ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, मतलब एक शेयर को 10 शेयर में ट्रांसफर किया गया है। पहले जो एक शेयर था उसके बदले अगर किसी के पास पहले का एक शेयर था तो उसको भी 10 शेयर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मतलब एक शेयर का डिवाइडेशन करके 10 शेयर में ट्रांसफर कर दिया गया है, और वो 10 शेयर 10 रुपए, मतलब एक एक शेयर 10-10 रुपए का है, 10 रुपए का एक शेयर, 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 10 रुपए का, 10 रुपए का, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, ठीक है। और पहले इनका शेयर कितने का था, देखो ये छुट्टा हो गया है, देखो पहले इनका शेयर कितने का था, पहले इनका शेयर था एक शेयर 100 रुपए का, ठीक है। पहले अगर इस पर्सन के पास इस कंपनी का एक शेयर था, हम ओल्ड सिस्टम बता रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने कंपनी में 100 रुपीज दिया था, ठीक है, एज एन इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर अभी इनके इन्होंने मतलब सब डिवाइड होने के बाद इनके पास कितने रुपए हैं, मतलब कितने रुपए का शेयर इन्होंने ले रखा है, वही 100 ही है, क्योंकि 10 रुपए का 10 शेयर यानी 10 इंटू 10 100 ही होता है, लेकिन काउंटिंग में बढ़ गया, ठीक है, इनके पास 10 शेयर बन गए, ठीक है, 10 शेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बात वही हो गया कि अगर हमारे पास 100 रुपए का एक नोट है और अगर हम लोगों ने इसे छुट्टा करवा लिया तो 10 रुपए का छुट्टा करवाने से 10 रुपए का 10 नोट हमें मिलेगा, ठीक है, ये वाला हुआ। तो अब इसका एंट्री करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री क्या होगा, पुराना कैपिटल जो @100 करके था वो भी @10 करके हो रहा है, पर वैल्यू बता रहे, उसी पे चेंज हो रहा है, बाकी तो ओवरऑल तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, ओल्ड वाला जो कैपिटल है वो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, डेट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम यहाँ पर 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले था @100 करके, कितने रुपए का शेयर था, 100 इंटू ये देखो 10,000, 100 इंटू 10,000 यानी यहीं पर लिख देते हैं 100 इंटू 10,000, पहले था हम लोग का 10 लाख, हाँ 60 हो रहा है 10 लाख, ठीक है। अभी जो नया कैपिटल बन रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना कैपिटल गया, अभी जो कैपिटल बन रहा है वो @10 करके बन रहा है, लेकिन कैपिटल वैल्यू जैसे मैंने बोला 100 रुपए रहेंगे, पहले 100 रुपए का एक नोट था, अभी 100 रुपए का 10 नोट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, कंपनी ने पहले 10,000 शेयर्स इश्यू कर रखे थे 100 रुपए वाले, तो उनके पास 10 लाख का कैपिटल था, अभी भी कंपनी अपना कैपिटल 10 लाख ही रख रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 10 रुपए का कर दिया गया है एक एक शेयर का वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा बोलो, 1 लाख। 1 लाख। ये डिवाइड करने से ही पता चलेगा, 1 लाख, 1 लाख इंटू 10 करने से हम लोग को 10 लाख मिलेगा तभी, ठीक है। तो बीइंग, इसमें नरेशन लिखना जरूरी होता है, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बीइंग इक्विटी शेयर, ईएस लिख दिया मैंने, सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, ठीक है, इक्विटी शेयर हम लोगों ने सब डिवाइडेड कर दिया, तुम लोग जब लिखोगे तो ज्यादा भी लिख सकते हो, सब डिवाइडेड फॉर @, सब डिवाइडेड @10 each, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो, बिफोर इतना था अभी इतना हुआ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा ये पहला हो गया, सेकंड देखते हैं क्या बोला है, आफ्टर सब डिविजन, सब डिवाइड हो गया, इसके बाद ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। अब कंपनी क्या बोल रही है सारे शेयर होल्डर को, आप लोग अपना होल्डिंग जो है 50% होल्डिंग जो है सरेंडर कर दो, ठीक है, मतलब छोड़ दो, 50% होल्डिंग आप लोग छोड़ दो, फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी, बोल रहा है मतलब देखो पहले कंपनी ने सबका शेयर का वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है, पहले 100 रुपए था एक शेयर का वैल्यू, भी 10 हो गया, मार्केट में कंपनी का हालत खराब है तो शेयर का वैल्यू तो गिरेगा ही, अब शेयर होल्डर को बोल रहे हैं आप लोग सरेंडर कर दो, सरेंडर करने का पर्पस क्या है कंपनी का, करवाने का शेयर होल्डर से, ताकि उसी शेयर को वो री इशू कर सके डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को क्यों री इशू करेंगे, डिवेंचर होल्डर को उनका लोन नहीं पे कर पा रहे, लोन पे करने के लिए
पैसे का जरूरत है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि आप लोग शेयर को छोड़ दीजिए, कुछ शेयर 50% शेयर होल्डिंग आप लोग गिव अप कर दीजिए, वही शेयर हम लोग डिवेंचर होल्डर को और जो क्रेडिटर है उनको दे देंगे जैसा जब जरूरी होगा। ऐसा कंपनी क्यों करती है, देखो कंपनी नया शेयर इशू नहीं कर सकती, पहला बात है मार्केट में कोई वो नया शेयर खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात है कि कंपनी का जब हालत इतना खराब है ना, तो शेयर इशू करने के लिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि शेयर इशू करने के पहले कंपनी का बहुत सारा लीगल एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस बियर कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है, और अलाउड भी नहीं रहेगा इन्हें शेयर इशू करना, क्योंकि पहले से ही लॉस मेकिंग है ना। तो इसीलिए कंपनी नया शेयर इशू नहीं कर सकती, और नया शेयर इशू करने के लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बहुत सारा चीज लगता है, जो कि कंपनी खुद जो है उसे बेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी का हालत अच्छा नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, बाकी शेयर होल्डर, कुछ शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट कर सकती कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए, मतलब उन्हें अगर किसी लाइबिलिटी को थ्रू शेयर पे करना है, जैसे कंपनी सोच रही है कि डिवेंचर वालों को और ट्रेड पेबल वालों को हम लोग क्या करेंगे ना, शेयर दे देंगे। अब शेयर देने के लिए तो शेयर चाहिए, नया शेयर इशू ये कर नहीं सकती है, तो ओल्ड वालों को बोल रही है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बोल रही है आप लोग गिव अप कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, शेयर गिव अप करने से क्या होगा, मान लो इनके पास एक शेयर था, ठीक है, शेयर में इनका नाम लिखा हुआ रहेगा, मान लो ये मिस्टर ए है, तो इनका जो शेयर होल्डिंग है जितने सारे शेयर का, उसका नाम मिस्टर ए, मतलब उनके नाम पे रहेगा, उनके पास रहेगा। अगर वो शेयर गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, यहाँ बेचने का बात नहीं, छोड़ दे रहे, ठीक है, गिव अप कर दे रहे, गिव अप करने से यहाँ से इनका नाम हट जाएगा, इनका नाम हट जाने से कंपनी ये शेयर जब बिना नाम का हो गया तो किसी को भी दे सकते, किसी चीज में किसी का नाम है तो उसका ओनरशिप हो गया ना, उसके अंडर है तो उसका ओनरशिप हो गया। अगर वो उस चीज को गिव अप कर देता है तो कोई और, किसी और को भी हम लोग वो दे सकते हैं। तो जैसे ही ये गिव अप करेंगे, ये शेयर हम लोग किसी और को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का ओनरशिप नहीं है, तो कंपनी ये भी स्कीम यूज करती है, ठीक है। सरेंडर का मतलब वही होता है, सरेंडर करने का मतलब आप अपना होल्डिंग पे जो आपका अधिकार, जो ओनरशिप है वो छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग उसको किसी और को दे सके, ठीक है। तो ये देखो, इसीलिए डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा। 50% गिव अप का हम एंट्री बताते हैं, देखो क्या होगा। गिव अप करने से कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इतना कैपिटल बना हुआ था, गिव अप करने से 50% कैपिटल कम हो जाएगा, 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख। अच्छा, गिव अप क्यों कर रही है कंपनी, टू शेयर सरेंडर, ये जो डेबिट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, शेयर सरेंडर करने के लिए। कैपिटल कम हो गया क्योंकि शेयर होल्डर ने शेयर को सरेंडर कर दिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी 50% इक्विटी शेयर इज सरेंडर, सरेंडर्ड हो गया, ठीक है। अब कंपनी के पास कितना शेयर होल्डिंग है, ओनली 5 लाख का होल्डिंग है, 5 लाख गिव अप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर ये तो हम लोगों ने सरेंडर का एंट्री करवा दिया, सरेंडर का यूज आगे डिवेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल के लिए होगा, जैसा नेसेसरी कंपनी को लगेगा। तो अभी तक उसका तो हमें कोई ट्रांजैक्शन बोला नहीं कि हम लोग एंट्री करें, आगे पढ़ते हैं कि डिवेंचर होल्डर को कितना शेयर दिया गया, ट्रेड पेबल को कितना शेयर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। फिर बोल रहा है आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each shall be converted into 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each fully paid, ठीक है। बोल रहा है जितना भी शेयर सरेंडर हुआ उसमें से 10,000 शेयर्स ले लिया जाएगा, जो कि 10 रुपए वाला है, क्योंकि शेयर सरेंडर के पहले शेयर को सब डिवाइड किया गया था, तब शेयर का वैल्यू 100 से 10 लाया गया था। अब बोल रहा है वही 10,000 शेयर्स जो कि 10 रुपीज वाला है, उसे कन्वर्ट करना है 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each fully paid। अब वो शेयर सरेंडर जो हो गए उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंपनी बोल रही है हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होगा, देखो प्रेफरेंस शेयर इशू करने से नॉर्मल इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कितना कैपिटल होना चाहिए, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अच्छा, ये कहां से बन रहा है, ये
ये जो शेयर कैपिटल बना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये शेयर इशू करके नहीं आया, सरेंडर शेयर को ट्रांसफर किया गया। तो शेयर सरेंडर जितना बना था, कितना बना था शेयर सरेंडर, ये देखो, ये शेयर सरेंडर 10 रुपए करके एक एक शेयर था। यहाँ पर तो मैंने पूरा कैपिटल का वैल्यू ले लिया था, 10 लाख का 50% तो डायरेक्ट 5 लाख कर दिया। अदरवाइज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 10,000 का 50% इंटू, ये देखो 10,000 का 50% इंटू 10, ये हुआ है ना, एक ही बात है, जैसे भी करो, इंटू 10। यहाँ पर 10,000 का 50% मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हो रहा है कितना, 5,000। ठीक है, 10,000 का 50% मतलब 5,000, 5,000 नहीं सॉरी 1 लाख, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख, ये देखो 1 लाख। अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, 1 लाख इंटू 50%, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया कितना, 50,000 इंटू 10 करने से हो रहा है 5 लाख। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो 50,000 है, मतलब 1 लाख इंटू 50%, यहाँ पर इक्वल देके लिख देते हैं समझने के लिए, 50,000, ये 50,000 शेयर्स 10 करके 5 लाख हुआ। अब ये 50,000 में से 10,000 शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया गया प्रेफरेंस शेयर में, तो उतने से शेयर सरेंडर कम हो जाएंगे। सरेंडर शेयर्स को जो करवाया गया था उसमें से यूज हो चुका है, तो उतने से शेयर सरेंडर कम हो जाएगा। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख। इसका हम लोग नरेशन लिखेंगे, बी preference share issued only of surrender शेयर। सिर्फ सरेंडर शेयर को यूज करके इन्होंने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने का सोचा। अभी ये किसको दिया जाएगा अभी तक तो बोला नहीं, आगे पढ़ के देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो बोला है कि द क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, मतलब डिवेंचर होल्डर को जो भी मिलेगा, क्लेम का मतलब होता है कि उनका सिर्फ लोन का अमाउंट नहीं, लोन के साथ जो ड्यू इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों मिलके होता है क्लेम। डिवेंचर होल्डर का वो रिड्यूस्ड हो जाएगा बाय 75%, मतलब डिवेंचर होल्डर ने बोला होगा ठीक है 75% नहीं देना पड़ेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर shall receive preference share of 1 lakh which are converted out of surrender share। मतलब अभी अभी हम लोगों ने जो प्रेफरेंस शेयर को, सरेंडर शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया है, इसको यूज किया जा रहा है डिवेंचर होल्डर के क्लेम को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज समझ में आ जाएगा अब हम लोग को। अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं डिवेंचर होल्डर को, अगर हम लोग उसका क्लेम रिलीज करते हैं, डिवेंचर होल्डर का क्लेम कितना था, यहाँ पर देखो डिवेंचर होल्डर का लोन कितना था, यहीं पर मिल जाएगा, 2 लाख का लोन था, 24,000 का इनको हमें क्या करना है, 24,000 का इंटरेस्ट देना है। लेकिन टोटल हमें क्या देना पड़ेगा, 2,24,000 का कितना देना पड़ेगा, 25%, क्योंकि 75% तो बोल रहा है नहीं देना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, 12%, क्योंकि हमारा लोन कम हो जाएगा, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जितना हमें नहीं देना पड़ेगा उतना हम लोग का प्रॉफिट है। ठीक है, जितना हमें नहीं देना पड़ेगा उतना हम लोग का प्रॉफिट है। कितना नहीं देना पड़ेगा, 75%, तो ये देखो 2 लाख का 75%, 2 लाख का 75%, तो 2 लाख का 75% कितना हो जाएगा, 75%, 1,50,000। और इंटरेस्ट पेबल का भी 75% नहीं देना पड़ेगा, क्वेश्चन ही हमें बताया है ना। ये देखो यहाँ पर 24,000 का 75% हम लोग को नहीं देना पड़ेगा, तो 24,000 का 75% हमें नहीं देना पड़ेगा, 18,000। ठीक है, ये वेव्ड नहीं है। ठीक है, वेव्ड होने से तो वो हमारे काउंट में ही नहीं आता, यहाँ रिकॉर्डेड तो था ना कि हमें इतना इतना देना था। ठीक है, अब उसमें से बोला है कि रिड्यूस्ड कर दिया, ये देखो रिड्यूस्ड बाय 75%, मतलब डिवेंचर होल्डर बोल रहा है कि हम लोगों को इतना इतना नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल करके कितना प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 1,50,000 और 18,000 जो नहीं देना पड़ रहा है, इसके वजह से कंपनी का 1,68,000 का प्रॉफिट यानी कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 75% क्लेम reduced by डिवेंचर होल्डर।
डिवेंचर होल्डर को अपने क्लेम से 75% नहीं चाहिए, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर बोला था कि बाकी जितना भी देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, 1,60,000। ये देखो टोटल कितना देना था इनको, 2,00,000। अभी अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा ना, टोटल अमाउंट कितना था, 2,00,000 प्लस 24,000। ठीक है, इसमें से कंपनी ने बोला, सॉरी डिवेंचर होल्डर ने बोला 75% मत दो। ठीक है, तो टोटल 168 नहीं देना पड़ेगा, तो देना कितना पड़ेगा, -2,24,000 करने से ही पता चलेगा 56,000, नहीं शायद गलत हुआ, देखते हैं। 2,24,000 इंटू 25, 75 माइनस, हाँ 25% होगा, हाँ 56,000। ठीक है, अच्छा इसके बदले कंपनी ने क्या किया है, इसके बदले डिवेंचर होल्डर ने बोला है कि हम लोग को क्या देना है, द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1,00,000 व्हिच वर कन्वर्टेड आउट ऑफ, बोल रहा है कि शेयर सरेंडर, बदले में इनको क्या देना है, इनको शेयर सरेंडर से जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं वो इन्हें चाहिए। ठीक है, वो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो उसका एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब लिखा शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शेयर सरेंडर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है ना, ये डिवेंचर होल्डर को ही जाने वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने इशू तो कर दिया शेयर सरेंडर से, यूज कौन करेगा, डिवेंचर होल्डर करेगा। ठीक है, इसे यूज कौन करेगा, मतलब किसे इशू किया गया है, डिवेंचर होल्डर को इशू किया गया है। ठीक है, हम लोग चाहे तो देखो यहाँ पर तुम लोग मैट में देखोगे तो कंबाइन एंट्री किया हुआ है, वो भी कर सकते हो। ये देखो हम दिखाते हैं, ये देखो पहले इन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री देखो हम लोगों ने भी किया है यहाँ पर 10,00,000, 5,00,000, 5,00,000, लेकिन मैंने अलग अलग किया इक्विटी शेयर टू, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,00,000। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पर टू शेयर सरेंडर 5,00,000, और यहाँ पर हम लोग का इन्होंने कैसे किया इस एंट्री को, टू शेयर सरेंडर 5,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000। अच्छा हाँ, मेरा भी हम लोग का भी हो रहा है। ये देखो 10,00,000 क्रेडिट और 5,00,000 डेबिट, दोनों को, ये दोनों एंट्री को अगर कंबाइन कर दोगे तो जो एंट्री मैट में है ना वही एंट्री बन जाता है। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10,00,000। ठीक है, ये देखो, और ये दोनों एक डेबिट आइटम है, क्रेडिट आइटम है, दोनों को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो हम लोग का क्रेडिट ही आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 और टू शेयर सरेंडर 5,00,000। लेकिन ये कंबाइन उतने अच्छे से मेरे हिसाब से नहीं समझ में आता है, तो हम लोग का, मैंने जो करवाया मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब ज्यादा बेटर है समझने के लिए। बाद में देखो डिवेंचर होल्डर का भी इन्होंने वैसे ही किया है, जो पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर शेयर सरेंडर को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, शेयर सरेंडर मैंने क्या किया है, मैंने पहले यहाँ पर दिखा दिया है, जैसे स्कीम में बताया था कि शेयर सरेंडर से 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बनाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिवेंचर का दिखा दिया कि डिवेंचर को कितना नहीं पे करना है, वो हम लोग का प्रॉफिटेबल हो रहा है, मतलब 1,68,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या हुआ है यहाँ पर, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, ट्रेड पेबल ने अपना क्लेम 50% कम कर दिया है, तो इसका मतलब इसमें बेनिफिट है। ठीक है, जितना कम कर दिया उतना बेनिफिट है, तो पहले बेनिफिट का एंट्री दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जितना नहीं पे करना पड़ेगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, जब रिड्यूस कर दिया जाता है तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 50%। तो क्लेम कितना था, ट्रेड पेबल का क्लेम था हम लोग का, ये रहा ट्रेड पेबल था हम लोग का 72,000, 72,000 का 50% नहीं देना पड़ेगा, 72,000 का 50% हो जाता है 36,000। ठीक है, 36,000 बी, लिखो बी ट्रेड पेबल रिड्यूस्ड टू 50%। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 50%, 50% से कम कर दिया गया है, रिड्यूस्ड बाई 50% हो गया। अच्छा अब 6th नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, यहाँ पर बोला है
कि जिन्होंने मतलब ये ट्रेड पेबल लोगों को कैसे एडजस्ट किया गया है, देखो, इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 आउट ऑफ सरेंडर शेयर। अब बोल रहा है कि सरेंडर शेयर्स में से इक्विटी शेयर इशू करके 10 रुपीज वाला इनको क्या कर दिया गया, सेटल डाउन कर दिया गया। सेटल डाउन का मतलब इनका पूरा क्लेम को एडजस्ट कर दिया गया है। तो देखो, इनका जो भी क्लेम था उसमें से 50% तो इन्होंने खुद ही लेने से मना कर दिया कि नहीं लेना है। तो इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा ये, और कितना क्लेम डिमांड कर रहे हैं, 50%। अगर कोई बोलेगा मुझे 50% मत दो, तो बाकी 50% ये लेना चाह रहे हैं, तो उस 50% के लिए हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो देखो, इनका टोटल क्लेम कितना था, 72,000, 36,000 नहीं लिया, तो बाकी 36,000 लेना है बदले में। मतलब कैसे लेंगे, इक्विटी शेयर के थ्रू से, ठीक है। तो एंट्री कैसे हो जाएगा, ये देखो, शेयर सरेंडर को यूज करने के लिए बोला है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 इंटू 10, 3,60,000। सॉरी, 36,000 तो नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पर टोटल 36,000 होगा। मतलब ये देखो, 72,000 का टोटल क्लेम था, उसमें से 36,000 नहीं लेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। और 36,000 रुपीज, ये तो रुपीज है, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज, इसके बदले शेयर लेंगे। कौन सा शेयर लेंगे, इक्विटी शेयर लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, 36,000। और कहां से लेंगे, शेयर सरेंडर से लेंगे, इसलिए शेयर सरेंडर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होना चाहिए, 36,000 करने के लिए 3600 होना चाहिए। अगर यहाँ 3600 होगा तभी ये 36,000 होगा, इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 36,000। अच्छा, क्या हम लोग के शेयर सरेंडर में इतना अवेलेबल था, वो भी देखते रहना चाहिए। अवेलेबल था, ये देखो, शेयर सरेंडर करके टोटल 50,000 शेयर्स हमें मिले थे। ये देखो, शेयर सरेंडर जब कर दिया ना इक्विटी शेयर होल्डर ने, हमें टोटल 50,000 मिले से, जिसमें से हम लोगों ने 10,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, और अभी अभी 3,600 का इक्विटी शेयर इशू कर दिया। 10,000 इशू करने के बाद हमारे पास 40,000 शेयर्स था, तो उसमें से 3,600 हम लोग इजीली इशू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो, पूरे ट्रेड पेबल को हम लोगों ने सेटल डाउन कर लिया। कैसे किया, ट्रेड पेबल पूरा सेटल डाउन कर लिया। 36,000 का तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और बाकी 36,000 के बदले उन्हें शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर इशू कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखेंगे नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। इक्विटी शेयर इशू हो गया आउट ऑफ शेयर सरेंडर। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी राइट ऑफ, बोल रहा है कि पीएल का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए हम लोग कैपिटल रिडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। द शेयर सरेंडर एंड नॉट रीइशूड शैल बी कैंसिल्ड, आर होगा ये, ठीक है। शेयर सरेंडर आर नॉट रीइशूड, जो शेयर सरेंडर रीइशू नहीं हुआ उसे हमें कैंसिल कर देना है। मतलब शेयर सरेंडर करवाया था, अलग अलग कामों में यूज करेंगे। मतलब ट्रेड पेबल को शेयर दे देंगे, डिवेंचर होल्डर को शेयर दे देंगे, दिया भी है, लेकिन अगर कुछ बच गया है तो बोल रहा है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले कुछ बच गया है कि नहीं, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखो, शेयर सरेंडर कितना था हम लोग का, शेयर सरेंडर था टोटल 50,000 शेयर्स हम लोगों ने सरेंडर करवाए। उसमें से एक बार यूज किया 10,000 शेयर्स, बचा कितना, 40,000। इसका क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर इशू करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी 3,600 शेयर्स का इशू किया, ठीक है। तो बचा कितना, चेक करो, 40,000 माइनस 3,600, तो 36,400 का जो है शेयर सरेंडर बचा हुआ है, और 10 रुपीज वाला है, तो ये पूरा हमें करना पड़ेगा कैंसिल। तो शेयर सरेंडर तो क्रेडिट हो रखा है, तो शेयर सरेंडर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 36,400 नंबर ऑफ शेयर्स बचे हुए हैं, जिसको हमें कर देना है कैंसिल। अच्छा, ये कैंसिल करने से क्या होगा, जैसे शेयर कैंसिल करने से इक्विटी शेयर, जैसे इक्विटी शेयर कैंसिल करते हैं तो हमारा कैपिटल रिडक्शन, मतलब लाइबिलिटी है ना शेयर, तो अगर हमारा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा, कैपिटल रिडक्शन।
account 3,64,000 being unused amount transferred to capital reduction. कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। जो अनयूज्ड अमाउंट था वो कैपिटल रिडक्शन में जाता है, इसीलिए मैंने पहले इसको कैंसिल किया, उसके बाद ही हम लोग पीएल को डेबिट करेंगे। और एक तरीके से भी किया जा सकता है, देखो शेयर सरेंडर यहाँ पर कितना बना था 5 लाख, कितना बचा हुआ ऐसे भी देख सकते हो, उसमें से माइनस हो गया 1 लाख, ये देखो ये डेबिट ये क्रेडिट था, फिर ये डेबिट हो गया। अच्छा फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर शेयर सरेंडर जो है डेबिट हुआ है 36,000, माइनस कर देते हैं 36,000 डेबिट। तो 5 लाख में से अगर ये देखो 5 लाख में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 1,36,000 तो बचता है 3,64,000। यहाँ पर देखो वही दिख रहा है 3,64,000, और ये 3,64,000 हम लोग का क्या अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, क्योंकि डेबिट कम है। और इसी क्रेडिट को जब हमें कैंसिल करना है तो उसे करना पड़ेगा डेबिट, और इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी होता है शेयर, भले ही सरेंडर शेयर हो, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का जो लॉस है पीएल में वो हमें राइट ऑफ करने के लिए बोला है, उसके लिए राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट है कि नहीं है, चेक करते हैं कितना हम लोग का पीएल में डेबिट बैलेंस है। तो पीएल में डेबिट बैलेंस है 6 लाख, तो हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा 6 लाख, यानी एंट्री होना चाहिए टू पीएल यहाँ पर 6 लाख। और इसको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट चाहिए, देखते हैं है कि नहीं। कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट है, सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन में यहाँ पर अमाउंट मिला हम लोग को 1,68,000, 1,68,000 क्रेडिट। उसके बाद मिला ये देखो 36,000 अगेन क्रेडिट। फिर हम लोग को यहाँ तो नहीं है कुछ भी, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मिला है 3,64,000 क्रेडिट, 3,64,000 क्रेडिट। टोटल करते हैं 3,64,000 प्लस 36,000 प्लस 1,68,000, तो ये हो गया टोटल 5,68,000 का जो है क्रेडिट बैलेंस है, 5,68,000। अच्छा यहाँ पर नहीं, मुझे लगता है मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, और भी होना चाहिए, मैच तो नहीं हो रहा है। ठीक है चेक करते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में 1,68,000, फिर उसके बाद 36,000, अच्छा फिर 3,64,000 ऐड करते हैं फिर से, 1,68,000 प्लस 36,000 प्लस 3,64,000, 5,68,000, क्या मिस हो गया, कैपिटल रिडक्शन 1,68,000 ठीक किया है मैंने, फिर 36,000, ओह अच्छा एक एंट्री नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये वाला इसीलिए कम दिख रहा है, एक मिनट। यहाँ पर ये वाला ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन, ये तो हम लोगों ने किया, ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन 50% जो नहीं पे करना पड़ा वो हम लोग का क्या हो गया, वो हम लोग का प्रॉफिट है, और बाकी 50% के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें देखो फुल सेटलमेंट बोला था, देखो यहाँ पर बोला था ना फुल सेटलमेंट, ये चीज मैंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पर देखो बोला है ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, इट इज टू बी सेटल्ड, मतलब क्लेम और कुछ नहीं रहेगा। तो सेटल करने का मतलब है ट्रेड पेबल पूरा 72,000 से डेबिट दिखना चाहिए। देखो एंट्री में गलत क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड पेबल 36,000 से कम कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, दोनों एंट्री ठीक है, लेकिन एक एंट्री मिस हो गया। क्या मिस हो गया, हमें फिर से ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन का एक एंट्री और दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम लोग उनका जो ट्रेड पेबल का है फुल्ली जो है सेटल डाउन कर रहे हैं, ठीक है।
फुल सेटल डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में, क्योंकि मैंने एंट्री कर दिया है, तो एक तो हो जाएगा ट्रेड पेबल रिड्यूस, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 6th नंबर एंट्री कर देते हैं और इसको हम 7 8 करके चेंज कर देंगे। यहाँ पर एक बार एंट्री होना चाहिए, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 36,000, ये बचे हुए 50% के लिए टू कैपिटल रिडक्शन। ये दो बार एक ही एंट्री नहीं है। देखो अगर तुम लोग चाहो तो 72,000 से भी कर सकते हो, अभी हम नरेशन लिखने से समझ में आएगा। ये हो गया ट्रेड पेबल रिड्यूस्ड बाय 50%, और इसको हम लोग लिखेंगे बीइंग 50% settled is to be settled by issue of equity share from शेयर सरेंडर से शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर इशू करके ट्रेड पेबल को हम लोग जो है इनका क्लेम पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं। मतलब 72,000 तो पूरा डेबिट होना चाहिए ना हमारे बैलेंस शीट से, नहीं तो ट्रेड पेबल दिखता जाएगा। हमें तो ट्रेड पेबल को दिखाना नहीं है ना, ट्रेड पेबल हमारा खत्म हो जा रहा है। तो ये 7th नंबर एंट्री हो जाएगा, ये 8 और ये 9 नंबर, ये चेंज करना पड़ेगा, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9th नंबर, ठीक है। ये 8th नंबर एंट्री हो जाएगा और ये आगे वाला 9th नंबर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा, अगर चाहो तो कंबाइनली भी कर सकते हो, दो बार नहीं लिखे, पूरा ही ट्रेड पेबल हम लोग का सेटल हो जा रहा है। मतलब पूरा 72,000 खत्म हो जाएगा और पूरा प्रॉफिट है। और कुछ तो ये लोग जो है रिड्यूस कर दे रहे हैं, बाकी के लिए ट्रेड पेबल खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए 50% के लिए सेटल डाउन कैसे करें, इक्विटी शेयर के थ्रू से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है आएगा, मतलब गलत आ रहा था वो अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन में कितना कितना है। कैपिटल रिडक्शन में हम लोग के पास है 1,68,000 और 72, 36 और 36। ये देखो यहाँ पर 36,000 कम हो रहा था, यानी 6,04,000 होगा। पहले तो सारी चीजों को ऐड किया ही था हम लोगों ने। 6,04,000 का जो है कैपिटल रिडक्शन में वैल्यू अवेलेबल है, चाहिए 6 लाख, आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 6,04,000 का यूज करेंगे, लेकिन चाहिए हमें 6 लाख, तो बाकी कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा 4,000, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। बाकी अमाउंट को हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया आफ्टर, ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर पीएल डेबिट बैलेंस राइट ऑफ। पीएल के डेबिट बैलेंस के राइट ऑफ करने के बाद कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट बचा वो हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर सिंगल सिंगल हर एक एंट्री करके दिखाया है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे वो भी हम दिखा देते हैं। तो ये तो मैंने समझाया कैसे करके, मेरे फर्स्ट दो एंट्री का यहाँ पर कंबाइन एंट्री है। फिर उसके बाद देखो 12% डिवेंचर, यहाँ से भी हम दिखा देते एक बार। देखो हम लोगों ने पहले क्या देखा, ये दोनों को कंबाइन करके फर्स्ट एंट्री किया हुआ है, ये वाला इन्होंने बाद में किया है, उसके बाद ये वाला किया है 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन, सेम एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन, ये देखो जैसे मैंने बोला ना कि अगर कंबाइनली करना चाहो तो भी कर सकते हो, मैंने दो दो बार कर दिया। यहाँ पर देखो अगर एक साथ चाहो ट्रेड पेबल टू रिडक्शन, ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन, क्या लिखा है देखो, ट्रांसफर्ड क्लेम ऑफ द ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, बोल रहा है कि पूरा अमाउंट को रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिया। फिर कॉमा देके यहाँ पर जो है मतलब डिस्क्राइब कर दिया क्यों पूरा लिखा है, 50% ऑफ विच बीइंग क्लियर रिडक्शन, 50% वो लोग कम कर देना चाहते हैं तो पूरा पूरा प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर बाकी के लिए इशू किया जाएगा। तो ये देखो शेयर सरेंडर इशू किया गया, ठीक है। शेयर सरेंडर का यूज करना पड़ेगा इक्विटी शेयर देने के लिए। तो शेयर सरेंडर कितने के लिए, 36,000 के लिए, क्योंकि 72,000 तो वो लोग गिव अप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं देना पड़ेगा। बाकी 36,000 रुपीज के बदले 36,000 का कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। ये देखो इन्होंने यहाँ लिख रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर को उन्होंने जो प्रेफरेंस शेयर दिया उसका एंट्री यहाँ पर क्या है, जो कि मैंने इंडिविजुअली दिखा रखा है, ये देखो
मैंने यहाँ पर इक्विटी शेयर के लिए 36 दिखाया था, प्रेफरेंस शेयर के लिए 1 लाख दिखाया था, जो कि इन्होंने अलग अलग किया है। और शेयर सरेंडर टोटल 5 लाख था, और जो बच गया वो 3,64,000। ये देखो जो बच गया उसका भी मैंने अलग एंट्री किया है कि 3,64,000 का बच गया। अगर हम लोग एक साथ करते तो ये सारे एंट्री को मर्ज करने से हमारा वही आता, जो कि यहाँ पर किया हुआ है कंबाइंड एंट्री। ठीक है, तो ये देखो शेयर सरेंडर यहाँ पर टू कैपिटल रिडक्शन 3,64,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000, और इधर में टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और टोटल आ जाता है इधर ये देखो 1 लाख का डेबिट, 36,000 का डेबिट, 1,36,000 और 3,64,000, यानी 5 लाख का यहाँ पर डेबिट हो जाता। ठीक है, ये कंबाइन कर दिया। फिर यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल टू कैपिटल रिजर्व, अब कैलकुलेट करके चेक कर लिया कितना होगा, क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल एंट्री किया है, तुम लोग का एंट्री ज्यादा दिख रहा है, और इन्होंने कंबाइन किया है तो इनका एंट्री कम दिख रहा है। तुम लोग जैसा ठीक लगे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में स्प्लिट करके करने से ही ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ भी जगह है, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एंड रिड्यूस, रिवाइज लिमिटेड एंड reduced as on 31st of March, सबका बन रहा है 31st of March 2001। अमाउंट नोट पर्टिकुलर, सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसको देख देख के ही लिखना चाहिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, इसमें आ जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में तो कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए आ जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल। नहीं, रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व बचेगा तो वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिवेंचर था जिनको हम लोगों ने पे कर दिया। डिवेंचर होल्डर ने 75% अपना गिव अप किया था, और उसके 25% के लिए उन्होंने इक्विटी शेयर ले लिया था, तो ये पॉइंट नंबर 2 का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर के अलावा हमारे पास कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब और कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसको लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में भी ट्रेड पेबल तो पूरा खत्म। ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या था देखते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल और डिवेंचर था, वो भी हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, उनको भी पेमेंट कर दिया, तो बचा क्या, बच रहा है अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन बस। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकंड में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल खत्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी में जो था उसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या इन्होंने ये क्लेम भी कंप्लीट कर लिया। The claims of debenture holder shall be reduced by 25% in consideration of the reduction. The debenture holder shall receive preference shares of 1 lakh। हाँ, और तो कुछ बोला नहीं था, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं एसेट साइड। ये नोट नंबर 3 हो जाएगा। फिर एसेट साइड, एसेट साइड में सबसे पहले आएगा नॉन करेंट एसेट।
नॉन करेंट एसेट में पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट बनना चाहिए क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट नंबर 4। अच्छा, पीपी के बाद करेंट एसेट। अच्छा, करेंट एसेट में पहला इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सभी रहेगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन्वेंट्री में कोई नोट बना हुआ नहीं है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन चेंज भी नहीं था, तो हम लोग अमाउंट को डायरेक्टली लिख लेते हैं 3,20,000। अच्छा, बाकी यहाँ पर देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ये भी डायरेक्टली लिख देंगे, इसमें भी कोई नोट पहले से बना हुआ नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ एडलेस भी नहीं हुआ है। और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000, यहाँ ना कैश का हम लोगों का कुछ हुआ नहीं, जो भी सेटलमेंट हुआ शेयर सरेंडर कर दिया और उसी को यूज कर लिया सारी चीजों को सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग जो है नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, नोट नंबर 1 से, शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर आएगा ऑथराइज्ड, ऐसे हेडिंग करना है, हमेशा ऑथराइज्ड लिखना है, चाहे क्वेश्चन में ऑथराइज्ड का डेटा रहे या ना रहे। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो ये वाला हमें लिखना है। शेयर कैपिटल में हम लोग किसका डेटा लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल का, क्योंकि सिर्फ यही है हम लोग के पास, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग के पास कितने इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज इतना करके। ठीक है, अब चेक करते हैं कितने इक्विटी शेयर कैपिटल है। कैसे चेक करेंगे? एंट्री से। अच्छा, पहले कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था ये देखो, वैल्यू से भी कर सकते हो, नंबर से भी कर सकते हो। शेयर अभी हम लोग का 10 रुपीज है, नंबर से करोगे तो नंबर इंटू 10 कर देना है, और वैल्यू ले लोगे तो वैल्यू एडलेस करने से डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर और वैल्यू हम दोनों से ही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर नंबर लेते हैं तो 1 लाख, और अगर वैल्यू लेते हैं तो 10 लाख। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये हम लोग का क्रेडिट आइटम है। ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट आइटम है दोनों साइड ही। उसके बाद फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग का डेबिट हो गया है, 50% सरेंडर हो गया, अब डेबिट करेंगे। अच्छा, यानी कि 50%, 1 लाख का 50% यानी 50,000 डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का डेबिट हो जाएगा 5 लाख। अच्छा, फिर ये शेयर सरेंडर। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर भी इशू हुआ है, वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, वो भी हम लोग लिख लेंगे। ये तो एक ही है, प्रेफरेंस शेयर 10,000 एट द रेट ऑफ 10 करके 1 लाख, वो लिख लेंगे। पहले इक्विटी शेयर का कर लेते क्योंकि वो ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ये रहा 3,600 क्रेडिट हुआ है, 3,600 क्रेडिट हुआ है, और वैल्यू में 36,000 क्रेडिट हुआ है। अच्छा, अब और देखते हैं इक्विटी शेयर का, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं इसको एडलेस, तो पता चल जाएगा। तो नंबर में देखेंगे तो कितना हो रहा है? 1 लाख माइनस 50,000 यानी 50,000 प्लस 3,600, 50,000 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा? 53,600 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसी को देख के हम लोग लिखेंगे तो हम लोग का कैपिटल कितना आएगा? 53,600 इंटू 10, क्योंकि 10 करके है, और इसको अगर चेक करोगे तो यही वाला वैल्यू हमें दिखेगा, मतलब एट द रेट ऑफ 10 करके ये दिखेगा 536000, और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली 536000 दिखना चाहिए। चेक कर लो, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अच्छा, माइनस 5 लाख,
यानी कि 5 लाख होगा प्लस 36,000, ठीक है, तो 5,36,000 हो गया, ठीक है, 5,36,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, नंबर हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख पाए, ठीक है। और अगर इसको भी निकाल लेते कोई बात नहीं, फिर डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, कितना सारा नंबर है, 53,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये 5,36,000 ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 5,36,000 ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर का तो एक ही डेटा था, उसमें कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें लेकिन लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे शेयर इशू हुए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउट ऑफ द एबव ऑल शेयर्स आर allotted as fully paid up shares to capital reduction scheme, to capital reduction scheme by conversion of equity shares without being received cash। रिसिप्ट कैश क्या होता है ना, कब लिखना जरूरी है, जब भी देखोगे, जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि हम लोगों ने शेयर इशू किए बट बदले में कैश नहीं रिसीव किया, अदर देन कैश में अगर शेयर इशू होता है तो ऑलवेज ऑलवेज हमें उसे क्या है मेंशन करना पड़ेगा कि कितना शेयर ऐसा है जो कि अदर देन कैश के लिए इशू हुआ है, तो वही लिखना पड़ेगा आउट ऑफ द अबव। ये सारे ही शेयर बिना कैश में ही इशू किए गए हैं। ऑल आर एलोटेड एज फुल्ली पेड अप, ये मानते हुए कि सारे शेयर्स का पैसा हमें मिल चुका है, फुल्ली पेड अप के तरह ही सारे शेयर्स को अलॉट किए गए हैं कैपिटल रिडक्शन स्कीम के अंडर बाय कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर विदाउट बीइंग रिसीव्ड कैश, इसके बदले हमें कहीं पर भी कैश नहीं मिला है। और प्रेफरेंस शेयर उसका भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। और ये टोटल करके आउटर में लिख देंगे 6,36,000, तो ये टोटल होके आउटर में चला जाएगा 6,36,000। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया और कुछ नहीं, ये आउट ऑफ द अबव ऑल शेयर्स आर एलोटेड एज फुल्ली पेड अप शेयर्स टू कैपिटल, मतलब इसमें ना इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही आ गए। ये देखो, बाय कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर विदाउट रिसीव्ड कैश, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों चीजों को लिख लेते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी तो कैश के बदले नहीं इशू हुआ है ना, डिवेंचर होल्डर के क्लेम को कम करने के, मतलब क्लेम को कम सेटल डाउन करने के लिए इशू किया है, तो मैंने इसी के अंडर लिख दिया, अदरवाइज हमें 2 बार लिखना पड़ता। तो ये हो गया 6,36,000, 6,36,000। अब रिजर्व सरप्लस लिखेंगे नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, जो कि हम लोग का 4,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं रिजर्व में, सिर्फ कैपिटल रिजर्व है 4,000। पीएल तो हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है, उसी के लिए तो कैपिटल रिडक्शन किया था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग का कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम लोग का खत्म हो गया है, डिवेंचर। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे क्या बचा है देखते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो था वही बचा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 24,000 वही लिखना पड़ेगा। नोट नंबर 4, सॉरी 3,
शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 24,000, यहाँ पर लिख लेंगे 24,000। अब ऐड करके देखते कितना होता है। 24,000 और 4,000, 28 प्लस 6,36,000। 6,64,000 आ रहा है टोटल, 6,64,000। अच्छा, अब एसेट साइड बनाते हैं। एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 4। पीपीई, पीपीई का नोट बनेगा। पीपीई में क्या क्या है देखते हैं। पीपीई में मशीन 1 लाख, बस यही दिखाना पड़ेगा, मशीन 1 लाख। मशीनरी 1 लाख, ठीक है, तो ये नोट नंबर 4 में चला जाएगा, मशीन 1 लाख। बाकी तो सब लिखा हुआ है। ऐड करते हैं 1 लाख और 3 लाख और 2 लाख, 3 + 2 5 + 1 6 लाख, 6,80,000, 90,000 और 10,000 ऐड होगा, प्लस 30,000, 7,20,000, 7,20,000, ये मैच नहीं हुआ, 6,64,000, 56,000 का कम दिख रहा है, 56,000। अच्छा, क्या कम हो गया, 56,000 लाइबिलिटी साइड में। 56,000 यहाँ पर 12%। एक सेकंड देख लेते क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जिसमें शेयर कैपिटल मैंने लिख लिया, रिजर्व सरप्लस लिख लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो सिर्फ लोन था, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या मेरे से कुछ छूट गया है क्या। आफ्टर सब डिविजन ऑफ ईच शेयर होल्डर, शेयर सरेंडर 50% ऑफ हिज होल्डिंग for the purpose of reissue to debenture holder. Out of the share surrender converted to 12% preference share, the claim of debenture holder shall be reduced by 25% in consideration of the reduction. The debenture holder shall receive preference share of 1 lakh which are converted out of share surrender. अच्छा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बोला है कि डिवेंचर होल्डर को जो है उनको, ये देखो कैसे बोला है यहाँ पर, देखो, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर, बोल रहा है जितना वो रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ही गलती, मैंने यहाँ पर ठीक से नहीं पढ़ा। ये देखो बोल रहा है कि द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर 75% रिड्यूस होगा, और जितना रिड्यूस हो रहा है इन कंसिडरेशन मतलब बदले में, रिडक्शन के बदले में उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन के बदले में प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, मतलब 75% जो उन्होंने रिडक्शन किया, 1,68,000 का जो रिडक्शन किया, बदले में उनको क्या मिल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इसका मतलब जो 25% जो उन्होंने रिडक्शन नहीं किया है वो रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 25%, मतलब हमें एंट्री में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, मुझे लगा मैंने क्या किया, 75% रिड्यूस कर दिया, और मुझे लगा बाकी 25% के लिए इन्होंने शेयर इशू किया है। नहीं, मतलब मुझे लगना ऐसा नहीं चाहिए, जो भी हो, मैंने पूरा ये पढ़ा नहीं ध्यान से, इसीलिए बोल रहा है कि क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर 75% रिड्यूस हुआ, और ये जो रिड्यूस्ड हुआ इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, मतलब वो 75% के बदले उन्हें डिबेंचर लिया है, ना कि 25% के बदले। यानी 25% का उन्होंने सेटल डाउन नहीं किया है, वो अभी भी अनसेटल्ड है, यानी वो बैलेंस शीट में दिखेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो दिखेगा, वो लाइबिलिटी दिखेगा, बस यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐसे लिख लिया मैंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पर नोट नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी में यहाँ पर हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के पहले और एक आ जाएगा, तुम लोग नीचे लिख लो, इसके बाद लिख लो, मेरा यहाँ जगह मिल गया तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 5th नंबर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटी 5th नंबर, ये 6th नंबर हो जाएगा, बस ये चेंज करना है और कुछ नहीं, ये 6th नंबर हो जाएगा। नोट नंबर हमें बनाना है 3 और 4, ठीक है, नोट नंबर 3 4, तो ये 1 2, ठीक है, ये 1 2 रिजर्व सरप्लस, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट हम लोग का 5th नंबर हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट हम लोग का 5th नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम 3rd और 4th बना लेते, इधर मुझे जगह मिल रहा है थोड़ा, तो हम यहाँ पर 3rd नंबर बना लेते, तुम लोग बाद में नोट नंबर 3 दे के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ये समझ तो गए हो कि क्या गलत हो गया है मेरे से, उसको बाद में ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जहां भी जगह मिल रहा है लिख लो नोट नंबर 3 देके, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बनेगा, इसमें क्या लिखना है, सिंपल ऐसे 12% डिवेंचर, क्योंकि उन्होंने 75% के बदले ही इक्विटी शेयर लिया है, तो बाकी अमाउंट इनका बचा हुआ रहेगा, तो कितना था टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग था 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का 25% अभी भी बैलेंस शीट में दिखेगा, बस ये करना था हमें, 2 लाख का 25% यानी कितना हो जाएगा, 2 लाख का 25% 50,000 हो रहा है, ठीक है, 2 लाख का 25% 50,000 हो रहा है, ये हमें नोट नंबर 3 में 50,000 दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग 50,000, ये पड़ा हुआ है, ये सेटल डाउन नहीं हुआ, और इसका मतलब जो क्लेम में अदर करेंट लाइबिलिटी में जो हम लोग का आउटस्टैंडिंग लोन का इंटरेस्ट था वो भी हमारा फिर 75% ही सेटल हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो 4th नंबर का हम लोग नोट नंबर 4 बनाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 अदर करेंट लाइबिलिटी, इसमें लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, तो यही लैंग्वेज लिख लेते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, कितना पेबल था उसका 25% अभी भी यहाँ पर शो होगा, पेबल था हम लोग का 24,000, और ये 25% मतलब 1/4, यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा हम लोग का 6,000, क्योंकि 25 मतलब 1/4 होता है, तो 6,000 हो रहा है, बस ये वाला हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसी वजह से मैच नहीं हो रहा था 6,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 56,000 किया, अब इस पे 56,000 ऐड करके देखते हैं आंसर मैच होता है कि नहीं, 6,64,000, हाँ 7,20,000, देखो मैच हुआ 7,20,000, ठीक है। तो स्कीम को पूरा पढ़ लेना ही इसीलिए बेटर है, ये देखो 7,20,000 हो रहा है, हम लोग का मैच हो रहा है, क्या गलत हो गया था फिर से बता देते, वहां पर लिखा हुआ था कि जितना उन्होंने मतलब रिड्यूस्ड किया है बदले में इक्विटी शेयर लिया है, रिड्यूस्ड किया है तो वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और उतने के बदले ही इक्विटी शेयर लिया है, मतलब 25%, देखो ये क्या हुआ ना, मतलब प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि 75% का तो उन्होंने क्लेम नहीं लिया, बदले में शेयर सरेंडर को यूज करके इन्होंने शेयर इशू कर दिया, ठीक है, तो उतने का प्रॉफिट, लेकिन 25% का क्लेम का सेटल डाउन नहीं है, मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि 75% रिड्यूस कर दिया, 25% के बदले इक्विटी शेयर दिया है, नहीं ऐसा इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने 75% का जो 1,68,000 का क्लेम था उसके बदले इनको 1 लाख का इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दिया गया, बाकी 25% का क्लेम इन्होंने कुछ भी जो है एडजस्ट नहीं किया, जैसे ट्रेड पेबल वाले ने सारा का सारा क्लेम एडजस्ट किया, क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, trade payable shall be reduced to 50% is to be settled by the issue of equity share 10 each out of surrender share, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना क्लेम 50% जो है रिड्यूस किया था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर, इट इज टू बी सेटल्ड, मतलब इनका और कुछ भी नहीं दिखेगा, इसका मतलब 50% रिड्यूस, 50% का सेटल डाउन हुआ शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर के बदले, लेकिन यहाँ पर बोला था ये 75%
50% के बदले इन्होंने क्या किया है, प्रेफरेंशियल लिया, यानी 25% बैलेंस शीट में रह गया, और इन्होंने क्या किया, 50% रिड्यूस किया। सेम देखो यहाँ पर भी बोला है इट इज टू बी सेटल्ड, ये सेटल हो गया, मतलब बाकी 50% के बदले इन्होंने इक्विटी शेयर ले लिया, लेकिन यहाँ पर बोला था 75% सेटल और उसी के बदले इन्होंने प्रेफरेंशियल लिया। दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग थे। तो ये क्वेश्चन में ये लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ने में गलती कर देते हैं तो फिर ऐसे एंट्री गलत हो जाएगा। तो इससे आगे जाके बैलेंस शीट मैच नहीं होने पे समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। दोनों लैंग्वेज एकदम सही है, देखो सेम है, एकदम सेम है। यहाँ पर भी बोला है ये डिवेंचर होल्डर सेल रिड्यूस्ड बाय 75%, ट्रेड पेबल सेल रिड्यूस्ड टू 50%। ये देखो ये बाई 75% बोला है, ये 50% तक कम कर दिया गया है। फिर बोला है ये सेटल डाउन भी हो गया, ये सेटल डाउन भी हो गया, 50% इन्होंने अपना क्लेम कम कर दिया, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा क्लेम को सेटल कर लिया इक्विटी शेयर लेके, मतलब ट्रेड पेबल और नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 75% से कम किया और उसी के बदले इन्होंने इक्विटी शेयर लिया। इसीलिए दोनों लैंग्वेज अलग हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर भी गलत हुआ था, यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या गलती हुआ था मेरे से। ठीक है, बाकी हमारा एज इट इज है क्वेश्चन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो बैलेंस शीट हम लोग का मैच हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 8 बोल रहा है कि रिकवर लिमिटेड डिसाइड टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर ओइंग टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एडवर्स मार्केट कंडीशन। तो रिकवर लिमिटेड जो है ये अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से रीऑर्गेनाइज मतलब चेंज करना चाहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, ठीक है, ये सबको ये लोग जो है अपना जैसा इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ये लोग चेंज करना चाहते हैं। और अगर बिजनेस में जो भी लॉस है, ये देखो नेगेटिव 70,000 दिख रहा है, और जो एडवर्स मार्केट कंडीशन है उसे भी रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन करने पे ही ये पॉसिबल है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, ये सब दे रखा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का बोला है कि 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हैज बीन एरियर फॉर 4 इयर्स। ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। यहाँ पर बोला है कि 15,000 8% क्यूमुलेटिव, मतलब 15,000 यानी कि 10 रुपीज करके 1,50,000 कैपिटल पे इनको डिविडेंड देना चाहिए हर साल 8% करके, लेकिन इन्होंने 4 साल का डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। यानी टोटल डिविडेंड एरियर कितना दिख रहा है, एरियर यानी कि बाकी, जो कि हम लोग का दिख रहा है 48,000। ठीक है, ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसका क्या सेटल डाउन इन्होंने कर रखा है। फिर यहाँ पर बोला है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो यहाँ पर 10% डिवेंचर है सिक्योर्ड ऑन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से इन्होंने अपने लोन को सिक्योर्ड कर रखा था, मतलब जिन्होंने भी लोन दिया था कंपनी को वो चाहे तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के अपने लोन का अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है, 1,20,000 का है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है इनके पास, और प्लांट मशीनरी है, और क्या है, गुडविल है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 40,000 बोला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, सब्सिक्वेंट टू अप्रूवल बाय कोर्ट ऑफ स्कीम फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग स्टेप्स वेर टेकन। तो इनको क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करना है, बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर इन्होंने बोला है कि रिड्यूस कर दिया जाएगा 2.5 पर शेयर, एंड इक्विटी शेयर को 1 रुपीज करके इनको रिड्यूस करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एंट्री करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर अच्छा, इसका नोट नंबर हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करके 6 कर देना है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 8, इलास्ट्रेशन 8, illustration 8 in the books of journal entry in the books of recover limited।
पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अच्छा, पहला स्कीम है प्रेफरेंस शेयर को 2.5 तक कम करना है, इक्विटी शेयर को 1 रुपीज तक कम करना है। तो पहले से कितना था वो देखते हैं। पहले से था 10 और 10 दोनों ही। तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले प्रेफरेंस बोला था, चलो पहले प्रेफरेंस ही लिख लेते हैं। प्रेफरेंस का पहले चेंजेस बोला था, तो 8% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि पहले 10 रुपीज करके था और टोटल अमाउंट कितना था 1,50,000। टू, कैसे चेंज करना है, डिविडेंड रेट में कोई चेंजेस नहीं बोला है, सिर्फ इसका नॉमिनल वैल्यू में चेंजेस बोला है, 2.5 तक लेके जाना है। तो 8% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 2.5 करके होना चाहिए। तो बाकी का कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, तो कैपिटल रिडक्शन में कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 10 का चीज अगर 2.5 तक पहुंचा दिया है हम लोगों ने, 10 माइनस 2.5, तो प्रॉफिट 7.5 का है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यूज कितने लिखे जाएंगे, तो देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर्स था। 15,000 था। ठीक है, ये 15,000 था, तो 15,000 इंटू 7.5, 15,000 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 1,12,500। और ये 15,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 37,500। ठीक है, समझने के लिए तुम लोग यहाँ पर 15,000 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें शेयर का वैल्यू को कम करने बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स में किसी तरीके का चेंजेस नहीं बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड में इक्विटी शेयर को कम कर देंगे। इक्विटी शेयर पहले 10 करके था, कम करने के लिए बोला है 1। ठीक है, 1 रुपीज में 1 रुपीज तक कम करने बोला है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहले था @10 करके। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू करने बोला है @1। तो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन में 9 रुपीज का प्रॉफिट होगा। कैपिटल रिडक्शन में @9 करके प्रॉफिट होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लगा देंगे तो वैल्यूज लिख लेंगे। देखते हैं कितना इक्विटी शेयर था पहले, 20,000 था। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 का कैपिटल दिखेगा। 20,000 मल्टीप्लाई करने से 9 इंटू 2 मतलब 1,80,000 का जो है प्रॉफिट हो गया। और पहले शेयर फिर कितने का रहा होगा, 20,000 इंटू करने से 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का कैपिटल को 20,000 के कैपिटल में चेंज कर दिया गया, बदले में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1,80,000। बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू @1 पर शेयर। ठीक है, हम लोगों ने इक्विटी शेयर को @1 करके रिड्यूस कर दिया, हो गया। ये दो एंट्री हम लोगों ने कर लिया, मतलब स्कीम का पहला वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर बोल रहा है 1 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 1 रुपीज 1 वॉज इशूड। ये देखो, ये 1 रुपए वाला जो नया शेयर बना है इसे इशू किया गया है फॉर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर पास्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल से जो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बाकी था उसके लिए बोला गया है कि 1 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, इसका मतलब पे ऑफ हो रहा है। तो थर्ड एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड एंट्री में हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाला, 1 रुपीज वाला। कितना इशू करना पड़ेगा, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है उसके अगेंस्ट पे इशू हो रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना बाकी है, तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था 1,50,000 पे 8% करके 4 इयर्स का पेमेंट बाकी था, मतलब 48,000। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा 48,000 रुपीज का, तब जाके क्लेम सेटल डाउन होगा। यानी नंबर ऑफ शेयर्स 48,000 जो है
इशू करना पड़ेगा। यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्लेम का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, और वर्किंग नोट नहीं बना रहे, डायरेक्टली यहाँ पर बता दे रहे, तुम लोग वर्किंग नोट बना के लिख के फिर यहाँ पर दिखा सकते हो। तो 1,50,000 का कैपिटल था, 8% करके डिविडेंड देने का बात था, जिसमें 4 इयर्स इन्होंने एरियर कर रखा है, दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, क्लेम इतना हो रहा है, उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। देखते हैं क्या बोला है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। One new equity share of one was issued for the arrears of the preference dividend for the past 4 years, ठीक है। अच्छा, तो इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा हम लोग का। हाँ, अब पहले यहाँ पर एक चीज देखना है, क्या इस डिविडेंड का एरियर कहीं पर हम लोग का रिकॉर्डेड था, देखना पड़ेगा क्या रिकॉर्डेड था या नहीं था। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग का रिकॉर्डेड कहाँ दिखेगा, करेंट लाइबिलिटी में, अदर करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, करेंट लाइबिलिटी, ये देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग बोला है। अदर करेंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिविडेंड दिखाया है, बट इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड पेबल ऑन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो नहीं दिखाया है, मतलब 100% इसका बुक नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसका लाइबिलिटी बुक है, मतलब पहले से इसका लाइबिलिटी बुक नहीं था। अगर तुम लोग देखोगे कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे जब हम लोगों ने ये चैप्टर किया था, तो मैंने एंट्री बताया था, अगर हम लोग का बुक नहीं है तो पहले उसे 100% बुक करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके अगेंस्ट में शेयर वगैरह जो इशू करते हैं वो दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम दिखाते हैं, तुम लोग को याद आ जाएगा कौन सा वाला एंट्री हम लोगों ने किया था, तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। दिखाते हैं यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन, 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 शायद हम काफी आगे चले गए। ये रहा, यहाँ पर दिखाने से पता चलेगा, अगर हम लोग 100%, नहीं तो याद नहीं रहेगा कि हम लोगों ने कैसे किया था, वो लिखा हुआ है, नहीं तो फिर अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर तुम लोग को अगर नहीं समझ में आए, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। ये देखो, हम लोग दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। अगर हम लोग का, ये देखो, अगर हम लोग का बुक नहीं है 100%, अगर हम लोग का बुक नहीं है, जो हम लोग का मतलब आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये देखो। ये देखो, अगर हम लोग का दो तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जो एरियर है, जैसे यहाँ पर डिविडेंड था, ये देखो सेम। अगर हम लोग का कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है पहले से, तो 100% सेटलमेंट कैसे होता है, तो ये देखो, पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिविडेंड पेएबल को। देखो कैसे रिकॉर्ड किया, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बदले तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर, मतलब ये जो है हम लोग का एडजस्ट होके कितना आंसर आ जा रहा था, इसका अगर हम लोग नेट एंट्री करें तो मैंने यहाँ पर दिखाया था कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। अगर हम इसका सीधा ऐसा एंट्री कर देंगे तो तुम लोग को लगेगा कि क्या हुआ। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, 48,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा दिया। अब यहाँ पर हम एंट्री में क्या दिखा सकते हैं, ये देखो ये वाला दिखा सकते हैं कैपिटल रिडक्शन। ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 48,000। अब तुम लोग सोचोगे कि शेयर इशू हुआ तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने डिविडेंड शेयर होल्डर को डिविडेंड के बदले इक्विटी शेयर इशू किया है, सही बात है, लेकिन इनका डिविडेंड रिकॉर्डेड नहीं था। अगर रिकॉर्डेड होता तो हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट दिखाते कि हम लोगों का 48,000 का जो डिविडेंड पेबल हम लोगों ने बुक कर रखा था वो और हमें नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें वो चीज को इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ठीक है। ये देखो वो चीज को उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसीलिए कैसे एंट्री हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल डिविडेंड था 96,000, जिसमें बोला था 3/4 वेब्ड और 1/4 जो है उन्होंने
बदले में शेयर देने का सोचा है, लेकिन ये मतलब बिना रिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी था, मतलब जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई रिकॉर्डिंग था ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ 25% के लिए भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जितना अमाउंट जो है बदले में इक्विटी शेयर देने के लिए बोला है, बस उतना रिकॉर्ड करने से ही चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल, और यहाँ पर भी देखो सेम है, ये अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी हम लोग का ना अनरिकॉर्डेड है, कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब जितना पेमेंट करना है, यहाँ तो कुछ 3/4 1/4 बोला नहीं, ये क्वेश्चन तो फिर भी टफ था, यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पर 100% हमें क्या करना है, हमें 100% जो पेएबल अमाउंट है उसके लिए जो है इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन हमारा डेबिट होगा। इसका एंट्री कैसे होगा, इसका एंट्री इस तरीके से होना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल। अगर हम लोग इसका 2 एंट्री करना चाहते हैं हमारे इसमें, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल, क्योंकि ये एंट्री हम लोगों का किया हुआ नहीं है, मतलब हम लोगों ने अपना लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब यही लाइबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स मतलब कैंसिल कर दे रहे हैं, कैसे करके, इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करके 48,000 का, तो डिविडेंड पेएबल कैंसिल आउट, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लॉस है, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, और जब पे करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, पे क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये और ये कैंसिल आउट होके कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्यों 96,000 का ऐसे 2 पार्ट किया था, क्योंकि पूरे 96,000 का शेयर इशू नहीं हो रहा था, सिर्फ 24 का, जितने का नहीं हो रहा था उतना हमारा कैपिटल रिडक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट होने का यही रीजन है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर लिखेंगे बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 each issue in lieu of arrear प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो एरियर है उसके बदले ये इक्विटी शेयर इशू किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब 4th नंबर का एंट्री देखते हैं। 4th नंबर में क्या बोला है, 4th नंबर में हम लोग को बोला है डिवेंचर होल्डर्स टूक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डिवेंचर होल्डर ने वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिया है जिसको उन्होंने मॉर्गेज रखवाया था लोन देने के टाइम, एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000। अच्छा, तो ये लोग 75,000 मान रहे हैं उस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू, जबकि उसका यहाँ पर बुक वैल्यू दिख रहा है 1,20,000, हो सकता है मार्केट में वैल्यू कम हो गया है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 75,000 का मानेंगे, ठीक है, एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। अच्छा, अब उनको उनका जो अमाउंट कंपनी से मिलने वाला है उसके बदले वो 75,000 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं और बैलेंस अमाउंट खुद ही वो कंपनी को पे करेंगे। मतलब हम बताते हैं, देखो डिवेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं, वो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं 75,000 में, तो फर्स्ट एंट्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कंपनी के पास से चला जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था, जो चला जा रहा है वो कितने का था, तो कंपनी के अकॉर्डिंग वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 का था, तो क्रेडिट तो 1,20,000 से होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग मानते हैं ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,000 का है, तो इसमें कंपनी का लॉस कितना हो गया, कंपनी का लॉस 75,000, नहीं ये लोग 75 मान रहे हैं, तो कंपनी का लॉस 45,000 हो जाएगा। ये देखो 45 होना चाहिए, शायद मैंने गलत माइनस कर दिया, देख लेते फिर से एक बार कितना मानने के लिए बोला है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये लोग 75,000 मानेंगे बोल रहे हैं, ठीक है, 75,000 मानेंगे, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखो 1,20,000 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मान रहे हैं 75,000 का वैल्यू है, तो इसका मतलब 45,000 का इस ट्रांजैक्शन में कंपनी का लॉस है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का लॉस है, कंपनी से क्या दिखाएगी, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट दिखा देगी, ठीक है। 1,20,000 का प्रॉपर्टी ये लोग टूक ओवर कर रहे हैं
5,000 में, तो कंपनी का लॉस हो गया 45,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, डिवेंचर होल्डर टुक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000 एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। देखते हैं उनके ऊपर कितना अमाउंट कंपनी को देना था, तो कंपनी को उनको देना था 50,000, तो उनका जो ड्यू अमाउंट है वो एडजस्ट कर रहा है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा। ये अमाउंट ड्यू टू देम जो है वो 50,000 है, क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट भी होता है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्यू कितना था। इंटरेस्ट ड्यू करेंट लाइबिलिटी में मिलेगा, इंटरेस्ट ड्यू था ये देखो 5,000, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखो, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का क्लेम था, 5,000, तो टोटल कितना हो गया 55,000। ठीक है, बदले में क्या ले रहे हैं 75,000। देखो यहां पर कैसे करके एडजस्ट होगा, कंपनी को डिवेंचर होल्डर को देना चाहिए 55,000, बदले में वो 75,000 का एसेट ले रहे हैं, क्योंकि भले ही वो एसेट 1,20,000 का हो, वो तो बोल रहे नहीं हम लोग इसे 75 भी मानेंगे, तो 55,000 के बदले उन्होंने 75,000 का एसेट टूक ओवर किया। ठीक है, तो 20,000 वो कंपनी को वापस करेंगे, क्योंकि देखो वो लोग कंपनी से एक 75,000 का एसेट लेके जा रहे हैं, जबकि वो एसेट 1,20,000 का था। कंपनी को उन्होंने बोला कि हम लोग 75 मानेंगे, कंपनी बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना 45,000 का लॉस बुक कर लेंगे। कंपनी बोल रही है आप 75,000 ही मान लो, हम आपको 75,000 का एसेट दे रहे हैं, बदले में आप अपना क्लेम सेटल डाउन करो, तो क्लेम निकल के आया 55,000, मतलब 20,000 का डिवेंचर होल्डर के पास ज्यादा वैल्यू जा रहा है, जो वो पे कर देगा। मतलब बेसिकली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके कंपनी अपना डिवेंचर होल्डर अपना ड्यू सेटल कर रही है, और क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू का चीज लेके जा रही है, तो उतने के लिए वो पे कर रही है। ये क्वेश्चन में बताया, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर डिवेंचर होल्डर टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसका मैंने एंट्री कर दिया 1,20,000। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया 75,000 में वो लिया, इसका मतलब 45,000 का लॉस हो गया कंपनी का। मतलब डिवेंचर होल्डर बोल रहा है कि हम तो 75,000 का प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, कंपनी बोल रही ठीक है, और उसके बदले क्या करना है, उसके बदले बोल रहा है बैलेंस अमाउंट कंपनी को वो पे कर देगा अपना ड्यू अमाउंट डिडक्ट करने के बाद। तो ड्यू अमाउंट तो 55,000 है, 75,000 का एसेट लेके जा रहा है, ड्यू अमाउंट 55,000 है, तो 20,000 वो कंपनी को पे करेगा। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे करके ये वैल्यू निकलेगा, सिंपल सा तरीका है, 75,000 का एसेट लेके जा रहा है, क्लेम है 55,000, तो यहां पर आ जाएगा हम लोग का 20,000। ठीक है, ये एंट्री इस तरीके से होगा। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग डिवेंचर होल्डर सेटल्ड, डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने सेटल कर दिया। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर का एंट्री देखते हैं। फिफ्थ नंबर मतलब इसके बाद प्लांट मशीनरी को कम करना पड़ेगा 1 लाख से। ठीक है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन बाय नहीं बोला है, टू 1 लाख तक कम करना पड़ेगा। तो पहले कितना था, प्लांट एंड मशीनरी पहले था यहाँ पर 1,30,000 का, 1 लाख हो जाएगा, मतलब 30,000 से कम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 1,30,000 था, अभी प्लांट मशीनरी को बोला है 1 लाख तक लेके जाओ, मतलब 30,000 से कम करने के लिए बोला है। और क्या बोला है देखते हैं, गुडविल एंड अच्छा ये बीच का एक बच गया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है। ठीक है, इसका एंट्री कर देते हैं, गुडविल एंड ऑब्सोलेट स्टॉक इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज ऑफ 10,000 वेयर रिटर्न ऑफ। बोल रहा है गुडविल को राइट ऑफ करो, और एक बेकार ऑब्सोलेट मतलब फालतू, जो स्टॉक का कोई काम नहीं है, वो इन्वेंट्रीज में इंक्लूडेड है 10,000 का, उसे राइट ऑफ करो। ठीक है, तो इन्वेंट्री को 10,000 से राइट ऑफ करने बोल रहा है, 10,000 के वैल्यू का इन्वेंट्री जो हम लोग का ऑब्सोलेट है वो राइट ऑफ करने बोल रहा है, और एक गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है। तो गुडविल कितने का है देख लेते हैं, गुडविल 50,000 का है, तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोला है, प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए बोला है 30,000 तक, और इन्वेंट्री 10,000। अब यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है, सारे एसेट राइट ऑफ हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये कितना हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पर 50 और 30, 80 और 1 लाख हो जाएगा, 80 और 1 90,000 हो जाएगा। ठीक है, 90,000 यहाँ पर लिखते हैं बीइंग एसेट रिटर्न ऑफ।
एसेट हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में एक सेल का एंट्री दे दिया था, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया गया है 32,000 पे, ठीक है। अब इसका एंट्री कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल करने से हम लोग के पास से इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, मतलब कंपनी के पास से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, कितने में सेल हुआ है 32,000, तो 32,000 का कैश आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। आप कुछ भी सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। इन्वेस्टमेंट कितने का था उस पर डिपेंड करेगा। ये रहा इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, ठीक है, जिसे हम लोगों ने 32,000 में सेल किया है, तो लॉस है, लॉस होने से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट यहां पर हो जाएगा 8,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग ये बैलेंस करके आ रहा है, ये दोनों का गैप, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये बीच में एक पॉइंट आ गया था वो कर लिया। अच्छा, अब ये लास्ट वाला एक कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब जो लाइबिलिटी ऑकर्ड तो नहीं है, मतलब लाइबिलिटी हुआ नहीं है, हो सकता है, ऐसा सोच के जब हम लोग बैलेंस शीट के फुटनोट में कोई लाइबिलिटी लिख के रखते हैं उसे बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो एक कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ विच नो प्रोविजन हैड बीन मेड वाज सेटल्ड एट 7,000, बोल रहा है कंटीजेंट लाइबिलिटी था जिसके लिए हम लोगों ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया था। मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी का कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब कंपनी अगर हार जाएगी तो सामने वालों को, मतलब दो पार्टी में तो केस चलता है ना, मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में जो है केस चल रहा है, अगर ए लिमिटेड हार जाएगी तो उसे बी लिमिटेड को मान लो 7,000 से कंपेंसेट करना था। तो ये लाइबिलिटी तो हुआ नहीं है, अगर केस हार जाएगी तो सेटल करना पड़ेगा, अगर केस हार जाएगी तो सेटल करना पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, उसके फुट नोट में दिखा देते हैं कि भाई 7,000 रख लेते हैं, अगर केस हार गए तो पे करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं बनाया था, लेकिन इनको क्या करना पड़ा, 7,000 पे करना पड़ा। ये देखो सेटल्ड एट 7,000, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो इन्होंने नहीं बनाया था उसके लिए उनको 7,000 का सेटलमेंट करना पड़ा। यहाँ पर बोला है 6,300 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने इंश्योरेंस भी करवा रखा था। मतलब एक्चुअली इन्होंने कोई एक इंश्योरेंस करवा रखा था, तो 7,000 का जो लाइबिलिटी इनके ऊपर आया जो इनको पे करना है, उसके लिए 6,300 का जुगाड़ इन्होंने कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी से इन्हें मिला है, ठीक है। तो बाकी इनका लॉस है, बाकी इनको अपने पास से पे करना पड़ेगा। तो 7th नंबर में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से सबसे पहले पैसा रिसीव करेंगे, ये कितना 6,300, और उस पैसे से अपना कंटीजेंट लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू कंटीजेंट लाइबिलिटी, टू कंटीजेंट लाइबिलिटी पे कर रहा है कितने का 7,000 का। तो जो कम हो रहा है अमाउंट 700, वो कहां से होगा, वो लॉस है, कैपिटल रिडक्शन बोल के, कैपिटल रिडक्शन। बीइंग इंश्योरेंस कंपनी remitting part of the contingent payment amount, contingent payment amount, कंटीजेंट पेमेंट अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितना रिइंबर्स किया 6,300, बाकी खुद से देना पड़ा तो प्रॉफिट से देना पड़ा। प्रॉफिट तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी चल रही है, तो और एक कैपिटल रिडक्शन में लॉस हो गया, 700 का लॉस हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, और तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और जो लॉस होता है उसे तो राइट ऑफ करना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस में, वो मैंने नहीं किया, ये हमेशा बोले या ना बोले करना पड़ता है। 70,000 का तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल का डेबिट बैलेंस हम लोग राइट ऑफ करेंगे 70,000। क्या इतना हमारे पास अवेलेबल है कि हम लोग राइट ऑफ करें, होना तो चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट तो प्रॉफिट जो है, लॉस जो है वो तो राइट ऑफ होना ही चाहिए। तो कैपिटल रिडक्शन में है 1,12,500, देखो क्रेडिट, ठीक है, 1,12,500 क्रेडिट, अगेन 1,80,000 क्रेडिट, 1,80,000 क्रेडिट। अच्छा, और देखते हैं 48,000 डेबिट, हटा देते हैं 48,000 डेबिट। अच्छा, यहाँ पर
45,000 डेबिट, 45,000 डेबिट, बचा 1,99,000। अच्छा 90,000 डेबिट, 90,000 भी हटा देते, बचा 1,09,500। फिर से 8,000 डेबिट, 8,000 हटा देते हैं। अच्छा फिर यहाँ पर 700 डेबिट, 700 हटा देते हैं। ठीक है, बचा है कितना, 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 में से 70,000 हमें यूज करना है, आराम से कर सकते हैं, 1,00,800। बाकी जो बचा वो हम लोग का रिजर्व में चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व बोल के हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 70 तो नहीं आना चाहिए, ज्यादा दिख रहा है, 1,00,800 माइनस 70,000, 30,800। हाँ 30,800, ये इतना बना था, उसमें से इतना यूज कर लिया, तो ये बैलेंस जो अमाउंट बचा वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में हम लोग का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अच्छा बस अब हम लोग को इसका बैलेंस शीट बना के देना है। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ रिकवर लिमिटेड एज एट 31st of March 2001 and reduced, ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, पॉइंट ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 हो जाएगा, नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा इसके बाद देखते हैं और क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग का पूरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर ये देखो 10% डिवेंचर 50,000, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ये तो जैसा है वैसा लिख देंगे, इसका कोई नोट बना हुआ नहीं है ना, तो इस पे कोई ट्रांजैक्शन है, 80,000 ये इधर आ जाएगा। अच्छा ट्रेड पेबल के बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम लोग पे कर पाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है, इसका यही लिख दिया है, तो हम लोग भी यहाँ लिख सकते हैं, बाकी इसका नोट बनाने से बेटर होता है। ठीक है, इसका नोट बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आइटम लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसमें है बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करेंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हम लोगों ने सेटल कर दिया है। अच्छा इसके बाद एसेट, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एसेट, एसेट में सबसे पहले आएगा, हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कंप्लीट हम लोग का नॉन करेंट एसेट। इसमें हम लोग को लिखना है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लेकिन एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखोगे। अच्छा उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में सिर्फ गुडविल था जो राइट ऑफ हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट था वो हम लोगों ने बेच दिया, तो ये दोनों पॉइंट तो नहीं आएगा, तो ये भी हट गया। बचा करेंट एसेट, करेंट एसेट में इन्वेंट्री में नोट बनेगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने राइट ऑफ करवाया है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इसका हम नोट बनाएंगे, क्योंकि इसमें राइट ऑफ करवाया है 10,000 का, ऐसा कुछ था। ठीक है, 10,000 का राइट ऑफ करवाया था। और ट्रेड रिसीवेबल 50,000, ये एज इट इज आ जाएगा। पॉइंट नंबर बी ट्रेड रिसीवेबल, ये 50,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और पॉइंट नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे जितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
ये हो जाएगा नोट नंबर 5। ये लिखने के बाद हमें देखना पड़ेगा टोटल में कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और पीपी का भी तो नोट बनना चाहिए मेरा। ये 4th नंबर नोट पीपी का होना चाहिए, ठीक है। ये 5th और ये 6th हो जाएगा। इन्वेंट्रीज 5th नंबर, ट्रेड रिसीवेबल का नोट का जरूरत नहीं है, और ये 6th नंबर नोट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले शेयर कैपिटल, यहाँ पर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी है ये पूरा इस सिस्टम में। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, प्रेफरेंस शेयर तो चेंज होके हो गया है हम लोग का 37,500, ये लिख लेंगे, ठीक है, 37,500। इक्विटी शेयर 20,000 था, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर 20,000 और देखते हैं, 20,000 प्लस 48,000, तो 20,000 प्लस 48,000। अच्छा, और इक्विटी शेयर देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, बस। तो ये हो गया 68,000, यहाँ पर लिखेंगे 68,000 जो है कैपिटल का वैल्यू है, ठीक है। मैंने नंबर्स नहीं लिए, 68,000, और शेयर 1 रुपए करके था तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 68,000 हो जाएगा। 68,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, और ये सभी हमारे कैश के अगेंस्ट में था, देख सकते हो, इसीलिए आउट ऑफ ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं। ये देखो, ये तो हम लोगों ने सिर्फ 10 रुपए का शेयर 1 रुपए में कन्वर्ट करवाया था, जो कि पैसे के अगेंस्ट में ही लिए गए थे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये देखो, ये 20,000 करवाया गया, फिर उसी में से हम लोगों ने 48,000 का जो है शेयर इशू किया, ठीक है। 48,000 का जो है यहाँ पर एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, एरियर्स, ये लिखना पड़ेगा, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के अगेंस्ट में किया था ना, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, यहाँ पर बोला था कि न्यू इक्विटी शेयर, अच्छा, न्यू इक्विटी शेयर इशू किया गया 1 रुपए वाले प्रेफरेंस डिविडेंड का जो एरियर है, मतलब नए शेयर इशू किए गए, तो कैश के अगेंस्ट में तो नहीं हुआ, तो ये लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, ये देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिखा नहीं है, चलो लिख लेने से बेटर है कि आउट ऑफ, इसमें से आउट ऑफ दिस 48,000 इशूड अगेंस्ट डिविडेंड एरियर, प्रेफ डिविडेंड एरियर, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर के बदले ये इशू किए गए। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि हम लोग का है 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ एट द रेट ऑफ ₹2.5 ईच, ठीक है। तो कितना आया था, 37,500। टोटल करने से आ जाएगा 1,05,500। देख लेते एक बार, 37,500 था कि नहीं। हाँ, और दोनों मिला के हो गया 1,05,500, यहाँ पर लिख लेते हैं 1,05,500 शेयर कैपिटल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है और कुछ नहीं है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में क्या है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का बना, 30,800 का बना था, ठीक है, 30,800। अभी देखो एंट्री किया ना हम लोगों ने, 30,800 का कैपिटल रिजर्व बना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30,800। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बीओडी, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, यहाँ पर ही लिखा हुआ था, बीओडी है 90,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 90,000, लिख के ऐड करके देखते कितना आता है। अच्छा,
30,800 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1,05,500। अच्छा, ये हम लोग का आ रहा है टोटल 3,06,300, 3,06,300। ठीक है, ये बन गया लाइबिलिटी साइड। अच्छा, एसेट साइड में पीपीई नोट नंबर 4, ये 3 है, नोट नंबर 4 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब इसका देखते हैं पीपी में क्या क्या था। पीपी में है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और जो कि चला गया। ठीक है, लीज होल्ड, एक सेकंड, ये कहाँ पर आ गया, ये गलत, मैंने आंसर वाला पार्ट निकाल लिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 का था, तो वो तो चला गया। देख लेते हैं यहाँ पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चला गया था, सॉरी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 85,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये है 85,000 का। ठीक है, अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 85,000 का है। और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का था, लेस राइट ऑफ करवाया गया 30,000 और इसका वैल्यू लाया गया 1 लाख तक। ठीक है, तो 1,85,000 ये टोटल बन जाएगा 1,85,000, 1,85,000। इधर लिख लेते हैं पीपीई 1,85,000। अच्छा, इन्वेंट्री का भी नोट बन जाएगा, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का कितना था, यहां देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री था 30,000, लेस राइट ऑफ 10,000, तो अभी इन्वेंट्रीज का वैल्यू हो जाएगा 20,000। ठीक है, नोट नंबर 5 में आ जाएगा 20,000 यहाँ पर। अच्छा, 20 ट्रेड रिसीवेबल जो है 50,000, इसका नोट बनाने का जरूरत नहीं। और 6th नंबर में हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग का कुछ भी नहीं है, तो जो कैश आया है वो हमें लिखना पड़ेगा। देखते हैं क्या कैश आया है। यहाँ पर, यहाँ कोई भी कैश नहीं है। यहाँ देखते हैं, कोई एक आया है 20,000। अच्छा, 20,000 और यहाँ पर 32,000, 6,300। अच्छा, 6,300 ये आया है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ये तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का आएगा ये वाला, रिसिप्ट फ्रॉम डिवेंचर होल्डर 20,000। यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट फ्रॉम डिवेंचर होल्डर 20,000, रिसिप्ट फ्रॉम डिवेंचर होल्डर 20,000। ठीक है, अच्छा, डिवेंचर होल्डर से 20,000 मिला। अच्छा, फिर ऐड करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000। ऐड करेंगे रिसीप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 6,300 और लेस करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी 7,000। और तो कुछ नहीं था। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये अमाउंट रिसीव किया कंटिंजेंट लाइबिलिटी का। अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोगों का, पहले देखो, एक्चुअली कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो हम लोग का कहीं पर भी क्रेडिट नहीं हो रखा था ना, मतलब ये बुक नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, जब इसको पेमेंट किया तो यहाँ पर टू कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के इसको दिखाया। अब इसका तुम लोग और एक एंट्री भी कर सकते हो इस तरीके से, इसका नेक्स्ट एंट्री ऐसे कर सकते हो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी
टू बैंक, ये एंट्री कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड नहीं होता है, फुट नोट में रहता है, तो ये कैंसिल आउट, मतलब बैंक कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो अगर चाहो तो इसका एक एंट्री इस तरीके से कर सकते हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी टू बैंक बोल के यहाँ पर 7000 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये 7000 तो हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है 6300 में, वो 700 हम लोग अपने कैपिटल रिडक्शन में भेज रहे हैं, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है ना कैश, उसी से पेमेंट हो रहा है। तो ये एंट्री करो या ना करो वैसे कोई इंपैक्ट नहीं लाने वाला, अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी टू बैंक। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग का यहाँ पर पेमेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो रहा है। 20 और ये हो गया हम लोग का 52,000, यहाँ पर 52,000 प्लस 6,300 माइनस 7,000, तो 51,300 आ रहा है बैंक बैलेंस, 51,300 यहाँ पर लिखेंगे 51,300, 51,300 प्लस 50,000 प्लस 50 और 20 70,000 प्लस 1,85,000 3,06,000, यहाँ पर भी आ रहा है हम लोग का 3,06,300। ठीक है, ये इस तरीके से मैच हो गया। अच्छा, और एक तरीके से भी इसे कर सकते हैं, अगर हम लोग बीओटी जो है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, जो हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, उसमें से अगर हम लोग 90,000 में से 51,300 पे कर देते हैं बीओटी पेड बोल के, तो हम लोग का क्या होगा ना, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। 90,000 से 51,300 तो बैंक बैलेंस है, वो तो पे ही कर सकते हैं, तो बीओटी का अमाउंट रिड्यूस होगा, तो दोनों साइड मैच जब करोगे तो थोड़ा थोड़ा हमें, मतलब ये टोटल बैलेंस कम दिखेगा, बाकी मैच हो जाएगा। जैसे कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग 51,300 हटा देते हैं कि हम लोग अपना बीओडी पे करेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा 2,55,000, और यहाँ पर 3,06,300 में से अगर 90,000 हटा देते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये 2,16,300 है, इसमें हम लोग का 90,000 लाइबिलिटी ऐड करते हैं और माइनस कर देंगे जितना पे ऑफ कर पा रहे 51,300, क्योंकि बैंक में इतना बैलेंस है तो आराम से बीओडी पे कर सकते हैं, तो 2,55,000 दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर बीओडी का पेमेंट कर देते हैं तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, और अगर हम लोग नहीं दिखा रहे कि पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो अभी बैलेंस शीट करेंटली बना हुआ है वैसा दिखेगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने यहाँ पर बीओडी पेमेंट बोला नहीं है ना, इसीलिए नहीं किया है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन था जहां पर हमें बीओडी पेमेंट बोला था तो हम लोगों ने कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये यहीं पर कंप्लीट कर दिया। इन्होंने बीओडी पेमेंट नहीं किया, इन्होंने भी 51,300 ही दिखा रखा है। ये देखो 3,06,300 दिख रहा है, और बीओडी भी अपना वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि पेमेंट का बात कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अगर नहीं बोला है तो करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये जो 7 और 8 बाकी था। अच्छा, इसके बाद हम लोग का अभी भी इसमें 3 क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, 7 8 हम लोगों ने कर लिया, 10 11 12 ये 3 बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में ये 3 करेंगे। ठीक है, आज फिर इतना ही करते हैं।